नमस्कार। जब हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये तो हमारे देश की एकता का प्रतीक है। तो आज हम इसी पद को थोड़ा गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और हमारे संविधान में उनका क्या स्थान है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है और हमारी तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन? दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है और वो पद है भारत के राष्ट्रपति का। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका क्या है, फिर देखेंगे कि कोई राष्ट्रपति बनता कैसे है, उनकी शक्तियों का दायरा कितना बड़ा है, उन पर क्या कोई रोक टोक भी है, और आखिर में कुछ मजेदार फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये पद आया कहां से, इसकी नींव क्या है? आइए राष्ट्रपति पद के संवैधानिक आधार को समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर स्थापित किया है। मतलब वो किसी एक राजनीतिक दल के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। उनकी भूमिका कह सकते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और एकजुटता का एक जिंदा प्रतीक है। संविधान में 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस पद की पूरी नींव रखते हैं। पहला आर्टिकल 52 जो सीधा सीधा कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस पद की स्थापना हो गई। फिर आता है आर्टिकल 53 जो कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। मतलब सरकार जो भी काम करती है वो सब इनके नाम पर ही होता है। और फिर है आर्टिकल 60 जो उनकी शपथ के बारे में है, संविधान की रक्षा करने का एक वचन जो उन्हें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत का राष्ट्रपति आखिर बन कौन सकता है और कैसे? देखिए, ये कोई आम चुनाव नहीं है। इसकी प्रक्रिया और योग्यताएं इसे देश के बाकी चुनावों से काफी अलग बनाती हैं। तो कुछ बेसिक शर्तें हैं जो पूरी करनी होती हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और वो किसी लाभ के पद पर ना हो। इन शर्तों से ये पक्का किया जाता है कि जो भी राष्ट्रपति बने वो अनुभवी हो और उसकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति हो। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। राष्ट्रपति को आम जनता सीधे नहीं चुनती, उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है जिसमें संसद और राज्यों के विधानसभाओं के सिर्फ, और ये शब्द बहुत जरूरी है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं ना, वो वोट नहीं डाल सकते। ये सिस्टम केंद्र और राज्यों के बीच एक बढ़िया फेडरल बैलेंस बनाता है। अब ये जो चुनावी सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसमें वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें रैंक करता है कि ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी। इससे ये तय हो जाता है कि जो भी जीतेगा उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला हो, भले ही वो सबकी पहली पसंद ना हो। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, तो अब बात करते हैं उनकी शक्तियों की। और यकीन मानिए, इनका दायरा बहुत बड़ा है, कार्यपालिका से लेकर आपातकाल तक। राष्ट्रपति की शक्तियां कई अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, संसद का सत्र बुलाते हैं, जजों की नियुक्ति करते हैं और यहां तक कि देश में इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। लेकिन हर शक्ति का अपना एक महत्व है और अपनी सीमाएं भी हैं। ये नंबर 123 ये राष्ट्रपति की सबसे जरूरी विधायी शक्तियों में से एक से जुड़ा है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास पावर देता है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन देश में किसी कानून की तुरंत जरूरत है। ऐसे में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश एक तरह से एक टेम्पररी पुल का काम करता है, जो शासन में कोई गैप नहीं आने देता, जब तक कि संसद वापस बैठकर इसे मंजूरी ना दे दे। अब एक और पावरफुल आर्टिकल पे आते हैं, 72। ये राष्ट्रपति को न्याय के क्षेत्र में एक बहुत ही अनोखी शक्ति देता है, माफ करने की शक्ति। ये स्लाइड राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा दिखाती है। देखिए, राज्यपाल भी सजा माफ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति ही हैं जो मौत की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं। और तो और जो सैन्य अदालतें सजा देती हैं, उनमें भी सिर्फ राष्ट्रपति ही दखल दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास कितनी सारी शक्तियां हैं, पर क्या इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में शक्तियों के साथ साथ उन पर बहुत कड़े कंट्रोल और बैलेंस भी बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल 74 से है और ये राष्ट्रपति की शक्ति पर सबसे बड़ा चेक है।
सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख जरूर हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। वो एक प्रतीक हैं, जबकि असली फैसले लेने की शक्ति कैबिनेट के पास होती है। वीटो पावर्स राष्ट्रपति को संसद पर एक जरूरी कंट्रोल देती हैं। इनमें सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी बिल पर ना तो हां कहते हैं ना ही ना, बस उसे अपनी जेब में रख लेते हैं और वो बिल अनिश्चित काल के लिए अटक जाता है। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण है 1986 का, जब राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर विधेयक पर इसका इस्तेमाल किया था। और मान लीजिए अगर राष्ट्रपति इन सारी सीमाओं को पार करके संविधान का उल्लंघन कर दें तो तब क्या होगा? इसके लिए संविधान में एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का प्रावधान है, और वो है महाभियोग। इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत बहुत ज्यादा सख्त बनाया गया है। सोचिए, इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ये इसलिए है ताकि देश के सबसे ऊंचे पद को किसी भी राजनीतिक वजह से अस्थिर न किया जा सके। ये प्रक्रिया इतनी गंभीर है कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो अब जब हमने राष्ट्रपति पद की शक्तियों और सीमाओं को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए इस चर्चा को कुछ मजेदार और यादगार फैक्ट्स के साथ खत्म करते हैं। हमारे राष्ट्रपति पद के इतिहास में कई यादगार पल आए हैं, जैसे नीलम संजीव रेड्डी। वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो बिना किसी विरोध के निर्विरोध चुने गए। प्रतिभा पाटिल जी इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी, और हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। ये सभी मील के पत्थर दिखाते हैं कि ये पद कैसे हमारे भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है या फिर राष्ट्र के असली प्रमुख? सच तो यह है कि ये भूमिका एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी है। वो देश के प्रतीक हैं, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से बंधे भी हैं। ये हमें भारतीय लोकतंत्र में शक्ति के उस महीन धागे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो असली शक्ति आखिर है कहाँ? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।